नमस्कार, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथोलाइट पे। आज हम लोग जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं, तो आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने राजनीति विज्ञान को उत्कृष्ट विज्ञान कहा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैकियावेली। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ठीक है, मैकियावेली। अगला प्रश्न है, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नगर राज्य। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, डेविड ईस्टन, मैकियावेली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। प्लेटो ने कहा था राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। अगला प्रश्न, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकियावेली ने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, राजनीति शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक शास्त्र आपका यांत्रिक विज्ञान माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक। अगला प्रश्न, आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा गया है? तो आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का जनक, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्लेटो, कौटिल्य, लेकिन आपका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु को आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, इसमें कौन परंपरागत राजनीति शास्त्री हैं? इनमें कौन परंपरागत राजनीति शास्त्री हैं? रॉबर्ट ए डायल, जेलिनेक, डेविड ईस्टन, कौटिल्य। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कौटिल्य। कौटिल्य यहाँ परंपरागत राजनीति शास्त्री माने जाते हैं। अगला प्रश्न, इनमें कौन आधुनिक राजनीति शास्त्र नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉस्की हैं। लॉस्की हैं, लेकिन रॉबर्ट ए डायल, ईस्टन, लॉसवेल नहीं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, एडजस्ट कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को। चलिए आज का अगला प्रश्न है, किन स्वतंत्रताओं को व्यवहारिक रूप दिया जाता है? प्रश्न है, किन स्वतंत्रताओं को व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है? ऑप्शन है प्राकृतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक स्वतंत्रता। व्यवहारिक रूप दिया गया है राजनीतिक स्वतंत्रता को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजनीतिक स्वतंत्रता। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का शुद्ध रूप क्या है? मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता का शुद्ध अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है सभी को हर सूरत में बराबर अवसर व पुरस्कार मिले, विद्वानों को बहुत मतदान का अधिकार हो, किसी तार्किक आधार पर लोगों में भेद किया जा सकता है, सार्वजनिक कार्यों में सभी नागरिकों को भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक कार्यों में सभी नागरिकों को भागीदारी सुनिश्चित होती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किन अधिकारों को लिया जाता है? सवाल है, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किन अधिकारों को लिया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापार के अधिकार को लिया जाता है। चलिए, पूजा पाठ का अधिकार नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, लेकिन व्यापार का अधिकार होगा। ये ऑप्शन के अनुसार व्यापार का अधिकार आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के प्रकार नहीं हैं। क्या नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, हिंसा का स्वतंत्रता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 4 का ऑप्शन डी, हिंसा का स्वतंत्रता। ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, किन समानताओं को व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है? ऑप्शन है कानूनी समानता, सामाजिक समानता, प्राकृतिक समानता, राजनीतिक समानता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अगला प्रश्न का ए, ऑप्शन ए, कानूनी समानता। ठीक है, ये
कानूनी समानता को व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किन विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता व समानता परस्पर विरोधी हैं? मतलब स्वतंत्रता व समानता को परस्पर विरोधी किस विचारक के अनुसार माना गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, F.A. हायक के अनुसार। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन दस्तावेज में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? किन दस्तावेज में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता दी गई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 1776 के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अधिकारों के स्रोत नहीं हैं? इनमें से कौन अधिकारों के स्रोत नहीं हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूजा पाठ। ठीक है, नैतिकता नहीं, नैतिकता है, परंपराएं हैं, न्यायपालिका के निर्णय हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता की कामना करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सरकारी पद पाना किस तरह के अधिकार के अंतर्गत आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकारी पद पाना किस तरह के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक अधिकार आता है। प्राकृतिक अधिकार नहीं होगा, राजनीतिक अधिकार नहीं होगा, शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, लेकिन सामाजिक अधिकार होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दरिद्रता निवारण किस प्रकार के न्याय के सिद्धांत का अंश है? ऑप्शन है राजनीतिक न्याय, दैवीय न्याय, प्राकृतिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो दरिद्रता निवारण आपका आर्थिक न्याय के सिद्धांत का अंश है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय का संबंध किससे है? तो सामाजिक न्याय का संबंध आपका ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, लोक कल्याण कारी लाभों के बंटवारे से है। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, न्याय के कितने आयाम हैं, यानी न्याय के कितने रूप होते हैं? तो न्याय के जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 2 आयाम होते हैं। चलिए 2 आयाम। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। चलिए तो छोटा कर लेते हैं, दिखेगा पूरा। नागरिकता ग्रहण करने के लिए कितने सिद्धांत हैं? नागरिकता ग्रहण करने के लिए 2 सिद्धांत बताए गए हैं। चलिए, यदि किसी भारतीय नागरिक का बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो वह बच्चा कहाँ का नागरिक होगा? भारतीय नागरिक का बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो वह बच्चा कहाँ का नागरिक होगा? तो आपका उत्तर होगा भारत का नागरिक होगा। ठीक है, ये भारत का नागरिक होगा। चलिए अगला प्रश्न, अमेरिका का नागरिक बनने के लिए कौन सी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है? तो किसी देश का नागरिक बनने के लिए वहाँ की राष्ट्रभाषा आनी चाहिए, तो अमेरिका की राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्र राज्य की मांग जोरदार ढंग से कब की गई? तो राष्ट्र राज्य की मांग जो है जोरदार ढंग से 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में की गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न। चलिए, किस देश में नागरिकता का आधार धर्म एवं जातीय मूल्य है? तो जर्मनी एवं इजराइल देश में नागरिकता का आधार धर्म एवं जातीय मूल्य है। राष्ट्र किस प्रकार का समूह है? तो राष्ट्र जो है अप्रत्यक्ष एवं काल्पनिक समूह माना जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्र किसके सहारे एक सूत्र में बंधा होता है? तो राष्ट्र
को एक सूत्र में बांधने के लिए विश्वास और निष्ठा की ज़रूरत होती है। हिटलर एवं मुसोलिनी ने किस आधार पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया? तो हिटलर और मुसोलिनी के राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जातीय आधार माना जाता है। अगला प्रश्न, कुछ राजनीतिक आदर्शों को बताइए। तो कुछ राजनीतिक आदर्श में हैं लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद, इस तरह के राजनीतिक आदर्श बताए गए हैं। किस देश में सामान्य संस्कृति एवं परंपरा के आधार पर राष्ट्रवाद का विकास हुआ? तो भारत देश में सामान्य संस्कृति एवं परंपरा के आधार पर राष्ट्रवाद का विकास हुआ। सामान्य आर्थिक हित के किन देशों में आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ? तो यूरोपीय देशों में आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अगला प्रश्न, एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत का दूसरा प्रमुख नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत का दूसरा प्रमुख नाम क्या है? तो आत्मनिर्णय है। ठीक है। अगला प्रश्न, किस अमेरिकी राष्ट्रपति का राष्ट्रीय आत्मनिर्णय को बढ़ाने में विशेष योगदान रहा है? आंसर होगा वुडरो विल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्हीं 4 ऐसे देशों के नाम बताएं जिसने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर अपने को गठित किया। ऑप्शन का आंसर होगा आपका स्पेन, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है। किस युद्ध में विजय प्राप्ति को राष्ट्रवाद एवं लोकतंत्र की विजय बताया गया है? तो प्रथम विश्व युद्ध में, जो 1914 ईस्वी में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद के समर्थक थे या विरोधी? विरोधी थे। राष्ट्रवाद के ये विरोधी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद के समर्थक थे या विरोधी? तो विरोधी हो गया। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ की एक प्रमुख पुस्तक का नाम है राष्ट्रवाद। टैगोर के अनुसार मानव की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है प्रकृति। ठीक है। टैगोर के अनुसार शक्ति, संपत्ति एवं सम्मान के लिए कौन सी संस्था का गठन किया गया? तो राष्ट्र की संस्था का गठन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय राष्ट्रवाद के हिंसा का शिकार कौन कौन लोग हुए? यूरोपीय राष्ट्रवाद के हिंसा का शिकार एशिया एवं अफ्रीका के लोग हुए। अगला प्रश्न, राम मंदिर एवं बाबरी मस्जिद विवाद की घटना कब घटी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। राम मंदिर एवं बाबरी मस्जिद विवाद की घटना कब घटी? तो 1992 ईस्वी में घटी। धार्मिक नेताओं के संकीर्ण दृष्टिकोण ने किसको बढ़ावा दिया? धार्मिक वर्चस्व को बढ़ावा दिया। आर्थिक असमानता धर्मनिरपेक्षता के लिए फायदेमंद है या हानिकारक? तो हानिकारक है। आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए, इससे लोगों में स्थिति खराब पैदा हो जाती है। तो आपका सही जवाब होगा हानिकारक है। चलिए आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके आगामी सक्षमता परीक्षा के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं अंत हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।